आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में एक बड़ा भारी संकट इस समय खड़ा हुआ है और वो संकट है कि पाकिस्तान अपने लोगों को भोजन कैसे कराए। पाकिस्तान अब बैंकरप्ट हो चुका है, पूर्ण रूप से बैंकरप्ट हो चुका है और इस लेवल से बैंकरप्ट हो चुका है कि इस्लामिक कंट्रियों ने उसकी मदद करने से मना ही नहीं किया, बल्कि पीछे अपने को याद होगा कि सऊदी अरबिया ने $3 बिलियन का जो उनको कर्जा दिया था वो कर्जा भी वापस मांग लिया। $1 बिलियन उन्होंने चीन से लेकर, $1 बिलियन की अगर मैं कीमत लगाऊं पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से तो 15,000 करोड़ रुपया आता है। 15,000 करोड़ रुपया $1 बिलियन का होता है और इसका मतलब ये हो गया कि सऊदी अरेबिया ने लगभग 45,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपया जो उनको कर्ज में दिया था उसको वापस मांग लिया। 15,000 करोड़ रुपया उन्होंने वापस कर दिया चीन से लेकर, लेकिन अभी भी 30,000 करोड़ रुपया बाकी है। इस प्रकार जो और भी इस्लामिक कंट्री जो इस्लाम के नाम से पाकिस्तान जिनकी तरफ भागता है और वो इनको हिंदी कहते हैं, हिंदी मुसलमान कहते हैं। पाकिस्तान के मुसलमान को वो मुसलमान नहीं कहते, ओरिजिनल मुसलमान नहीं कहते, वो हिंदी मुसलमान कहते हैं। फिर से एक बार समझते हैं, हिंदी मुसलमान वैसे ही जैसे एक समय पर विश्व पर राज्य करने वाले रोहिंग्या, यानी कि उत्तरी या एशिया पर पूरे राज्य करने वाले रोहिंग्या, जिनको हम शिनजियांग प्रांत कहते हैं आज, पहले जिसका नाम ईस्ट टर्की हुआ करता था, ईस्ट तुर्किस्तान हुआ करता था, उस रोहिंग्या को रोहिंग्या मुसलमान कहते हैं। इसी प्रकार दूसरे जो कंट्रियों के मुसलमानों की कैटेगरी रहती है, कभी कोई अहमदिया मुसलमान, बंगाली मुसलमान, ऐसे मुसलमानों की कैटेगरी में सारे के सारे इस्लामिक कंट्री भारत, पाकिस्तान या इस क्षेत्र के मुसलमानों को हिंदी मुसलमान कहते हैं और वो बिल्कुल लास्ट के दर्जे में रखते हैं। उनसे ज़्यादा वैल्यू अगर किसी की हो सकती है तो वो उइगर की रही है, क्योंकि उइगर ने पूरे विश्व पर राज्य किया है। रोहिंग्या भी उसी कैटेगरी में रहते हैं। ऐसे पाकिस्तान जो हिंदी मुसलमानों से भरा हुआ है, यानी कि द्वियम दर्जे का, त्रयम दर्जे का निकृष्ट मुसलमानों से भरा पड़ा है, वो सऊदी अरबिया जैसे देशों को अपना बाप मानता है, मुसलमानों का वो अपने आप को उनके नज़दीक मानता है, लेकिन जहाँ धन की बात आती है वहाँ कोई रिलीजन काम नहीं करता। तो इस्लामिक कंट्रियों ने उनसे पैसा वापस लिया। चलिए ठीक है, इस्लामिक कंट्रियों ने पैसा वापस लिया। हालांकि रमज़ान के समय पर इमरान खान और जनरल बाजवा दोनों ही वहाँ सऊदी अरबिया गए और सऊदी अरबिया से रमज़ान के महीने में उन्होंने भीख मांगी। इस्लाम की बड़ी ख़ास बात है कि रमज़ान के महीने में लगभग भीख मना नहीं किया जाता, इसलिए खाने पीने की सामग्री तो दान की ही जाती है। ये रमज़ान में रोज़ा इफ्तार करवाने का इस्लाम का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसलिए उन्होंने 1800 बोरियां उनको कुछ दान कर दिया चावल का कि भाई जाओ और खाओ पियो जाके, जबकि चावल पाकिस्तान का ही बासमती चावल संसार में विश्व प्रसिद्ध है और बेचा जाता है, लेकिन चावल भी सऊदी अरेबिया ने उनको दिया, रमज़ान में अपने रोज़े इफ्तार कर लो जाके। अब जो समस्या सामने खड़ी हुई वो सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई चीन की। चीन जो CPEC में चीन इन्वेस्टमेंट कर रहा था, CPEC हम लोग कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो वन बेल्ट वन इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है चीन का, और वो पाकिस्तान से होते हुए गया है, जिसमें कि हिंदुस्तान का वो पोर्शन जिसको पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, गिलगिट और बाल्टिस्तान, उससे भी CPEC प्रोजेक्ट पास होता है। इसलिए भारत सरकार लगातार उस पर ऑब्जेक्शन लगाती है और मैंने पीछे कहा भी था कि भारत सरकार ने जब ऑब्जेक्शन लगाया और पाकिस्तान ने उस पर यह कहा कि भाई CPEC प्रोजेक्ट बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, तो चीन ने उस पर जवाब दिया था कि इससे सॉवरेंटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे लैंड की ओनरशिप पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट है और हम वहाँ से लेकर जा रहे हैं, जिसका कब्जा होगा, जिसकी ओनरशिप लगती होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ जारी रहेगा। यानी कि अगर हिंदुस्तान उस क्षेत्र को वापस ले लेता है तो फिर CPEC का प्रोजेक्ट भारत के साथ कंटिन्यू होगा, ऐसा चीन की प्रतिबद्धता है, लेकिन भारत उसको कंटिन्यू रखेगा नहीं रखेगा वो भारत तय करेगा। ये इस समय की एक बड़ी किंवदंती है। अब बात आती है कि पाकिस्तान ने इस समय, जिस समय वो कितने कर्जे में है, आप सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान कितने कर्जे में है। पाकिस्तान की टोटल GDP लगभग
27,000 करोड़ डॉलर की है टोटल जीडीपी। जैसे भारत की जीडीपी लगभग 3 लाख करोड़ डॉलर की है, यानी कि पाकिस्तान से लगभग 100 गुना बड़ी, वैसे ही पाकिस्तान की जीडीपी, टोटल जीडीपी 27,000 करोड़ रुपए की है साल की। जीडीपी को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर जीडीपी किसको कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान ने मिलकर साल भर में जो प्रोडक्ट बनाया या जो उन्होंने काम किया, उस पूरे, चाहे वो इंडिविजुअल किया हो, चाहे वो सरकार ने किया हो, चाहे कंपनियों ने किया हो, चाहे कुटीर उद्योग ने किया हो, चाहे लोगों ने दूसरों के यहां नौकरियां की हो, टोटल मिलाकर जो पैसे का आदान प्रदान हुआ वो 27,000 करोड़ डॉलर का हुआ। अब 27,000 करोड़ डॉलर को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो फिर उसमें 152 का और गुणा कर ले सकते हैं, यानी कि क्योंकि पाकिस्तान का जो डॉलर की कीमत है यूएस डॉलर से, पाकिस्तान में 152 से 155 रुपए के बीच में है पाकिस्तानी रुपया। तो 155 पाकिस्तानी रुपया का मतलब ये हो गया कि अगर हम 27,000 करोड़ रुपए की बात करते हैं तो उसमें 150 का और गुणा करना चाहिए। ये टोटल जीडीपी है पाकिस्तानी रुपया में। अब जीडीपी का लगभग 109% पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है। जीडीपी का 109% अगर हम कहें तो 294 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है 30 दिसंबर 2020 तक का। अभी जनवरी 2021 में चूंकि पैंडेमिक आया हुआ था और पाकिस्तान ने खूब भीख मांगी संसार भर से, तो अंदाजा ये कहा जा सकता है कि लगभग 300 बिलियन डॉलर का कर्जा हो सकता है पाकिस्तान को। 300 बिलियन डॉलर को अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम ये मान सकते हैं कि 45 लाख करोड़ रुपया पाकिस्तानी, 45 लाख करोड़ रुपया पाकिस्तान कर्जे में है और डेंजर जोन में जा चुका है। यानी कि सॉवरेन डेट, जो उसकी संप्रभुता है, किसी भी देश की अपनी संप्रभुता होती है, उस संप्रभुता के जोन यानी कि पाकिस्तान की टोटल वैल्यू के भी 109% ज्यादा है। टोटल वैल्यू का 109% अगर मैं कहूं तो ये मान सकते हैं कि पाकिस्तान की जो टोटल जीडीपी है वो जीडीपी पूरी खर्च कर दे, पाकिस्तान में कोई भोजन ना करे, कोई काम ना हो, सिर्फ काम हो साल भर, तो 2 साल की 2.5 साल की कमाई बिना खाना खाए, बिना कोई शादी विवाह करे, बिना खर्चा किए, जो कुछ भी पाकिस्तान में कमाई होगी 2.5 वर्ष में कर्जा निपटा सकते हैं वो। अगर कुछ भी ना खाया पिया जाए, कुछ ना किया जाए, कोई खर्चा ना किया जाए, सिर्फ काम किया जाए, यानी कि एक आइडियल सिचुएशन बने, तो इतना कर्जा पाकिस्तान के ऊपर हो चुका है। लगभग 45 से 50 लाख पाकिस्तानी 50 लाख करोड़, केवल 50 लाख नहीं, 50 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपया, यानी कि पाकिस्तान के प्रत्येक बच्चा जो जन्म लेता है उसके ऊपर 2.5 से 3 लाख रुपए का कर्जा होता है जब वो जन्म लेता है। 2 लाख से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 20 करोड़ की पाकिस्तान की लगभग आबादी है और पाकिस्तान के ऊपर कर्जा लगभग 50 लाख करोड़ रुपया है। तो आप समझ सकते हैं कि 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो 3 लाख रुपए के कर्जे में जन्म लेता है। पाकिस्तान की टोटल जो उसकी वेल्थ है उस वेल्थ का। तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के पास सिर्फ एक चीज बची है, वो है संप्रभुता, और वो संप्रभुता कितने दिन रहेगी ये पाकिस्तान को तय करना पड़ेगा। अब ये संप्रभुता खत्म कैसे होती है? संप्रभुता खत्म होती है जब विदेशी कंपनियां किसी देश में इन्वेस्टमेंट करती हैं, विदेशी सरकारें किसी देश में अपना पैसा लगा देती हैं और पैसा लगाने के बाद उस देश के सारे संसाधनों को वो अपने कब्जे में लेना शुरू करती हैं। क्योंकि जिस समय व्यक्ति कर्जे में होता है, वो साहूकार और बनिए वाला हिसाब है कि साहूकार या सामंत को जो उसने रखा उसका ब्याज कभी खत्म नहीं होता और धीरे धीरे करके उस किसान की सारी प्रॉपर्टी साहूकार की हो जाती। वैसे ही दूसरे देश की कंपनियां
दूसरे देश के बॉन्ड खरीदने वाले, इन्वेस्टमेंट करने वाले, तो वो सिस्टमेटिक प्लान्ड वे में किसी दूसरे देश में अपना पैसा लगाते हैं। इसको आप एफडीआई भी कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है उस कंट्री में, इन्वेस्टमेंट से पैसा लगाया जाता है तो उसके संसाधन अंदर खरीदे जाते हैं। इसके अतिरिक्त सरकारें कर्जा लेती हैं, और सरकारें जब कर्जा लेती हैं किसी दूसरे देश से, तो वो कर्जा सीधा सरकार को इन्फ्लुएंस में लेता है और वहां की पॉलिसी चेंज करवाता है। ये जो विषय आज हम लोगों ने लिया, उसका मुख्य कारण एक है। वो मुख्य कारण यह है कि पाकिस्तान ने वहां कुछ ऐसे प्रोजेक्ट लगवाए थे चीन से। जैसा कि हम सबको मालूम है कि चीन, अमेरिका, रशिया, ये कंट्री किसी भी कंट्री में प्रोजेक्ट लगाते हैं। अब प्रोजेक्ट किन नामों से लगाते हैं कि भाई हम आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, हम आपके यहाँ पानी पैदा करेंगे, हम आपके यहाँ खनन का काम करेंगे, हम आपके यहाँ मेट्रो रेल बनाएंगे, हम आपके यहाँ रेलवे का प्रोजेक्ट चलाएंगे, हम आपके यहाँ रोडें बनाएंगे, और दुनिया भर की इंफ्रास्ट्रक्चर हम आपके यहाँ तैयार करेंगे। ये इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट लेकर आता है, तो उस इन्वेस्टमेंट में जो कमाई होगी वो देश ले जाएगा, आपके देश में प्लांट लगाएगा, प्लांट लगाकर कमाई करेगा, कमाई करने के बाद उससे पैसा निकाल कर ले जाएगा। और आप कि यहां जो जिस कंडीशन पर उसने रखा, तो सरकारें उस पर ये तय करेंगी या सरकारें उस पर एश्योर्ड करेंगी कि अगर तुम्हारा कोई घाटा होता है तो हम उसकी भरपाई करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि सीपीईसी का जो प्रोजेक्ट था, उस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान ने जो वहां इन्वेस्टमेंट किया था एनर्जी प्रोजेक्ट में, सीपीईसी के एनर्जी प्रोजेक्ट में। अब सीपीईसी का एनर्जी प्रोजेक्ट कैसा है? चाइना से पाकिस्तान ने अभी 2 दिन पहले चाइना से रिक्वेस्ट की कि आप हमें लगभग 45,000 करोड़ रुपया, क्या रिक्वेस्ट की? चाइना से रिक्वेस्ट की कि आप हमें 45,000 या 50,000 करोड़ रुपया हमको दे दीजिए, और हमको कुछ कर्ज दे दीजिए, और जो आपका 50,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपया का जो हमारे ऊपर कर्जा है और जो हमको आपको भरना है, उसको थोड़ा सा भूल जाइए, और हमको अब 50,000 करोड़ रुपया और दे दीजिए। तो 50,000 करोड़ रुपया पाकिस्तानी रुपया कोई सामान्य बात तो नहीं है। इसको रखने के लिए चीन ने उनसे कहा कि हम आपको ये पैसा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आपके यहां जो हमने पहले इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस इन्वेस्टमेंट का अभी भी कोई एश्योरेंस नहीं हुआ। क्या इन्वेस्टमेंट था उसको समझते हैं। पाकिस्तान में आईपीपी, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, यानी कि पाकिस्तान में जो बिजली बनाने वाले कंपनियां हैं, उन कंपनियों को चीन ने पैसा लगाया और कहा आप अपने यहां बिजली बनाइए और बेचिए और हमारा पैसा हमको दे दीजिए, ब्याज सहित दे दीजिए। लेकिन जब कोई भी देश किसी दूसरे देश की कंपनियों को पैसा देता है, तो या तो उस कंपनी की अपनी एसेट हो तो वो दे दे कि भाई इस कंपनी को बेचकर मेरा पैसा निकलेगा, या फिर सरकार वहां की उसको एश्योर्ड करे, यानी कि उस पर एश्योरेंस दे कि हम अगर ये कंपनियां पैसा नहीं दे पाती तो सरकार पैसा देगी, यानी कि सरकार के बिहाफ पर इन पावर कंपनियों को पैसा दे दिया जाए। इसमें लगभग 3 लाख करोड़ प्लांट पर इन्वेस्टमेंट किया था चीन ने, 3 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपया। अब ये 3 लाख करोड़ रुपया जो चाइना ने खर्च किया है आईपीपी पर, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स पर, उसकी एक शर्त उसने रखी। शर्त ये रखी, टेक और पे पावर जनरेशन कॉन्ट्रैक्ट। टेक और पे पावर जनरेशन कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट इस प्रकार का होता है कि आप में से पैसा लीजिए तो या तो आमदनी करके हमको दे दीजिए, या मेरा इन्वेस्टमेंट जो हमने किया है वो पैसा मेरा वापस कर देना ब्याज सहित। फिर से समझते हैं कि जब कोई देश उस पर पैसा लगाता है टेक और पे पावर जनरेशन पर, तो कहता है कि हम तुम्हारे यहां प्लांट लगाने के लिए तुमको पैसा दे रहे हैं, इस पैसे से अपने यहां प्लांट लगाइए, प्लांट लगाकर इसमें बिजली बनाइए, बिजली बनाकर जो आपको आमदनी हो तो उसके हिसाब से हमको दीजिए और वो आप चलाइए, हमारा पैसा हमको वापस कर दीजिए ब्याज सहित। और अगर
आप उसको नहीं दे सकते, तो जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब आप उसको टेक नहीं कर सकते, उसको चला नहीं सकते, या हमको नहीं दे सकते, हम उसको नहीं चला सकते, या आमदनी नहीं हो सकती, तो फिर जितना पैसा हमने तुमको दिया है वो पैसा मेरा वापस कर दीजिए ब्याज सहित। तो टेक और पे कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं कि या तो ले लीजिए, इसको खरीद लीजिए, और या तो उसको चलाइए और तब मेरा पैसा दीजिए, या फिर घाटा होने की सिचुएशन में जितना पैसा हमने लगाया है वो पैसा हमको वापस दे दीजिए। फिर से बताता हूं, जो पैसा हमने आपके देश में लगाया है उस पैसे से आप बिजली प्रोड्यूस करिए और आमदनी करिए, आमदनी करके हमको पैसा दीजिए, उसका प्रॉफिट की शेयरिंग भी होगी और मेरा पैसा भी सुरक्षित रहेगा। और अगर आप फेल हो जाते हैं, आप उसको टेक नहीं कर पाते हैं, तो हमारा जितना इन्वेस्टमेंट है उसका इंटरेस्ट सहित हमको दीजिए, हमें प्रॉफिट मत दीजिए, क्योंकि लॉस में ही जा रही। तो ये एश्योर्ड, ये गारंटी होती है कि हमने जो पैसा दिया है अगर उसमें घाटा होता है तो वो पैसा सरकार हमको वापस करेगी, और अगर उसमें मुनाफा होता है तो हमें प्रॉफिट की शेयरिंग भी होगी और वो प्रोडक्ट भी हमारा बना रहेगा। ऐसे करके 3 लाख करोड़, एशिया टाइम्स कहता है कि 3 लाख करोड़ रुपए का पावर इन्वेस्टमेंट आईपीपी में चाइना ने कर रखा था। अब वो पावर इन्वेस्टमेंट तो कर रखा था, लेकिन पाकिस्तान में कैसे चल सकता है? क्योंकि जिस कंट्री में उसने आतंकवाद पैदा किया हो, और तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ऐसे बहुत सारे संगठन पाकिस्तान के अंदर सक्रिय हों, जिनका सिर्फ एक काम है कि अगर इस्लाम के नाम से कुछ उनको करना है तो वो अपने ही घरों में आग लगाना शुरू कर देते हैं, पावर प्रोजेक्ट्स पर बॉम्ब डालना शुरू कर देते हैं, अपनी रोडों को तोड़ना शुरू कर देते हैं, यहां तक कि अपना पैसा लगाकर झंडा खरीदकर भारत के झंडे सैकड़ों की तादाद में, हजारों लाखों की तादाद में जलाना शुरू करते हैं। भारत का झंडा लाखों की तादाद में पाकिस्तान में जलाया जाता है, तो उससे भारत को एक मानसिक क्षति तो पहुंचती है, लेकिन अगर इकोनॉमिक की बात करें तो हर झंडे की कुछ कीमत होगी, लोग वहां खड़े होंगे, अपना समय खराब कर रहे होंगे, माचिस खर्च कर रहे होंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई होगी, और वहां जलाकर वो अपने ही प्रोडक्ट को सुहा कर लेते हैं, अपने देश की वो अर्थी जला रहे होते हैं, भले ही देखने में झंडा किसी दूसरे देश का क्यों ना चला रहे हों। तो इसका मतलब ये हो गया कि पाकिस्तान जिस बारूद पर खड़ा हुआ है और ख्वाब ये ले रखकर पैदा हुआ था कि उसको दारुल इस्लाम हिंदुस्तान बनाना है और हिंदुस्तान पर मुगलिया शासन फहराना है, वो पाकिस्तान इसी ख्वाब में अपने ही घर को जलाता रहता है, अपनी छत जलाता है, अपने छप्पर जलाता है, और अपने प्रोडक्ट जलाकर अपने आप को सही इस्लामिक घोषित करता है। ये बताने की कोशिश करता है कि मैं हिंदी मुसलमान हूं, लेकिन हम शेखों से भी बड़े मुसलमान हैं, तुम नकली और हम असली, इसलिए वो अपने घरों को जलाता है। ऐसे पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट किसी कंट्री ने कर दिया है तो क्या वो इन्वेस्टमेंट उस कंट्री में के लिए लाभदायक हो सकता है? तो ये जो 3 लाख करोड़ रुपया लगाया गया, ये 3 लाख करोड़ रुपया वहां सब डंप हो गया, इसका कोई लाभ नहीं मिला। अब पाकिस्तान ये कह रहा है कि आप मुझे पैसा दे दीजिए, ये पुरानी जो लायबिलिटी है हमारी इसकी 3 लाख करोड़ रुपए की, उस लायबिलिटी को थोड़ा बाजू रख दीजिए, सीपीईसी में जो आपको प्रॉफिट होना था, उसमें जो आपने इन्वेस्टमेंट रखा था और उसमें जो पाकिस्तान की जिम्मेवारी बनती थी, उन जिम्मेवारियों को थोड़ा साइड रख दीजिए, और अब हमें फ्रेशली लगभग 50,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपया दे दीजिए ताकि हम अपने लोगों को भोजन करवा सकें, पाकिस्तान सामान्य तरीके से चल सके। ये रिक्वेस्ट उन्होंने, ये जो फंड करने वाली कंपनियां हैं वो चीन की चाइना डेवलपमेंट बैंक है, चीन की एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना है, और उनसे जब रिक्वेस्ट गई तो वो रिक्वेस्ट उन्होंने डिक्लाइन करते हुए कहा, चूंकि तुम्हारी सॉवरेन संप्रभु की जो टोटल वेल्थ है, डेंजर जोन है, उसका 125 गुना कर्जे में हो, यानी कि तुम पूरे बिक जाओगे, बिकने के बाद भी जो जितना पैसा कलेक्ट होगा तुम्हारे पूरे पाकिस्तान के डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, जितना पैसा कलेक्ट होगा उतना ही और चाहिए होगा, तब तुम कर्जे से मुक्त हो पाओगे। इसलिए ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान को और पैसा देना चीन के लिए खतरे से खाली नहीं होगा। हम आपको वो चीज, पुरानी लायबिलिटी
पे करने के लिए कह रहे हैं और तुम कह रहे हो कि उसको थोड़ा बाजू में रख दीजिए, हमें और कर्जा दे दीजिए, इसलिए हम आपको वो कर्जा नहीं दे सकते। ऐसा इंटरनेशनल टाइम्स न्यूज़पेपर ने, न्यूज़ इंटरनेशनल ने पूरी स्टोरी इस पर कल बनाई और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट का कर्जा, अंदर के क्रेडिटर का कर्जा, बाहर से लोन और इन्वेस्टमेंट जो चाइना ने किया पाकिस्तान के अंदर, वो इतना बढ़ चुका है कि हर एक व्यक्ति को अगर बेच भी दिया जाए पाकिस्तान में तो भी उसको पूरा नहीं किया जा सकता। अकेले चीन का कर्जा, बाकी विश्व का जो कर्जा, अमेरिका का कर्जा है या सऊदी का कर्जा है, टर्की का कर्जा है, यूरोपियन कंपनियों, यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड खत्म कर ली क्योंकि तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने वो फ्रांस एम्बेसडर को यहां से वापस भेजो क्योंकि फ्रांस में प्रॉफेट मोहम्मद के लिए कोई शब्द कह दिया गया था या कुछ इस प्रकार का प्रोपेगेंडा वहां पर हुआ होगा उनके देश में, तो पाकिस्तान को तकलीफ हुई और अपनी शहादत करने के लिए वो आगे बढ़ गए, अपने आप को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ गए और पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस समय रमजान के महीने में पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय कर दिया। तो पाकिस्तान को मजबूरन यह कहना पड़ा क्योंकि जीवित रहना है अगर पाकिस्तान के अंदर तो सरकार को जीवित रहना है तो बात माननी पड़ेगी, नहीं तो सरकार वो सब फोड़कर पाकिस्तान को बिल्कुल कब्रिस्तान बनाए दे रहे और ऐसा अगर वो नहीं करते तो समाप्त हो जाएंगे, इसलिए उनको कहना पड़ा कि फ्रांस के एम्बेसडर को बाहर निकालने के लिए हम संसद में रेजोल्यूशन लेकर आएंगे। और जैसे ही ऐसा हुआ वैसे ही यूरोपियन यूनियन ने मोस्ट फेवरेट नेशन का या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो पाकिस्तान का एग्रीमेंट था वो समाप्त कर लिया। उससे पाकिस्तान को लगभग 50,000 करोड़ रुपया सालाना जो वो कर्जा मांग रहे हैं, ये 50,000 करोड़ रुपया प्रॉफिट होता था पाकिस्तान को यूरोपियन कंट्रीज से। तो वो तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इन सब ने जो आतंक मचाया पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के नाम से, उस आतंक का परिणाम निकला कि 50,000 करोड़ रुपया जो उनका प्रॉफिट होता था वो भी चला गया। और अब 50,000 करोड़, कभी 1 लाख करोड़, कभी 15,000 करोड़, ये सब वो दूसरे देशों से मांगते रहते हैं ताकि सरकारी जो वाहन हैं उन वाहनों में तेल डाला जा सके, जो एम्बेसियां हैं या जो ऑफिस खुले हो वहां चाय पी जा सके और सैलरियां दी जा सके जो वहां पर कर्मचारी काम करते हैं। ऐसे पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है या जो इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट है उसमें तहरीके इंसाफ पाकिस्तान के ही एक एमपी जो कि बिजनेसमैन में, पाकिस्तान की खास बात यह है कि ज्यादातर एमपी वहां बिजनेसमैन है क्योंकि पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, तो जिसके पास पैसा होगा वही वहां पर खींच कर आ सकता है कि दारू की एक बोतल बांटता है और वोट ले जाता है। तो वो तहरीके इंसाफ पाकिस्तान के एमपी ने यह सूचना दी कि जब ये पैसा दिया गया था पाकिस्तान को चीन के द्वारा आईपीपी को, वो जो इन्वेस्टमेंट 3 लाख करोड़ रुपए का दिया था उसमें पाकिस्तान सरकार ने बहुत महंगी बिजली खरीदने का एश्योरेंस चीन को दिया है, यानी कि वो बिजली बनेगी तो इतनी महंगी कि वो दूसरे देशों से आसानी से खरीद सकते हैं। अगर भारत से बिजली खरीदे पाकिस्तान, क्योंकि भारत के पास इस समय एक्सेस बिजली है, जो नेपाल को बेच रहा है, जो बांग्लादेश को बेच रहा है, जो श्रीलंका को बेच रहा है, तो अगर भारत से वो बिजली खरीदते हैं तो आधे दामों पर उनको बिजली मिल सकती है। लेकिन जो चीन के इन्वेस्टमेंट से बिजली खरीदने की पाकिस्तान ने इंश्योरेंस दी है वो लगभग 2 गुने प्राइस में दी है, यानी कि पाकिस्तान का बर्बाद होना बिल्कुल तय था और उसको कोई नहीं बचा सकता। ये तहरीके इंसाफ पाकिस्तान का के एमपी का कहना है। उनका कहना है कि जो नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो अथॉरिटी ही गलत मेमोरेंडम साइन कर गई, वो अथॉरिटी ही गलत तरीके से साइन कर गई, ऐसा कहना है नौमन वजीर जो कि सीनेटर हैं पाकिस्तान के पार्लियामेंट में। अब सवाल यह आता है कि आखिर पाकिस्तान जो इतने बड़े कर्जे में है, इतने बड़े कर्जे से मतलब जो लगभग कितना मैं बताऊं, $300 बिलियन का कर्जा है पाकिस्तान के ऊपर। $300 बिलियन का कर्जा का मतलब आप बिलियन डॉलर को रुपया में बदलिए और डॉलर को करोड़ में बदलिए तो
मैं जैसे पहले बता रहा था कि लगभग प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 2.5 से 3 लाख रुपया जो जन्म लेता है बच्चा उसका उतना कर्जा है। पाकिस्तान में आखिर ये हालत है क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का अस्वाभाविक बंटवारा भारत से हुआ। जिना ने जिद करके, वो मुस्लिम कॉन्सेप्ट जिसने कभी प्रोडक्शन नहीं किया, जिसने एक ईंट लगाने का काम नहीं किया, उसने सिर्फ आतंक फैलाया, हिंदू मंदिर तोड़े, हिंदुओं से लूट की, जो यहां की वेल्थ थी उसको लूट कर वो अपने आप को बादशाह कहते रहे। उनके पास जब अलग देश बना तो उनके पास उगाने के लिए कुछ नहीं था, उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं था, उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास मस्त क्रिएटिव माइंड ही पैदा नहीं हुआ। सिर्फ पैदा हुआ तो आतंक, वो आतंक इस्लाम के नाम से जो पिछले 1500 वर्षों से संसार में आतंक मचा है, वो आतंक का सबसे बड़ा प्रणेता अगर कोई बना तो वो पाकिस्तान बना। सऊदीया सुधर गया, यूएई सुधर गया और बहुत सारे कंट्री सुधर गए और कुछ रास्ते पर चल पड़े। लेकिन पाकिस्तान वालों के पास ना तो तेल निकलता है जमीन के अंदर और ना ही उनको कहीं से कुछ और करना आता है। तो इन्वेस्टमेंट आएगा और वो इन्वेस्टमेंट भी भैंस, जैसे भैंस किसी ने कर दे दी और कहा इसका दूध दूकर पीजिए, तो उन्होंने भैंस ही मारकर खा गए, तो दूध कैसे पिएंगे? और भैंस मारकर खा गए अगर, तो भैंस का कर्जा फिर उसका ब्याज, प्रॉफिट दूध के रूप में प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात रहेगी। ऐसे पाकिस्तान पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका है और चीन का जितना कर्जा है, इस पूरे कर्जे में लगभग 50% या उससे ज्यादा चीन का कर्जा है। अब आप सोच सकते हैं कि जितनी पाकिस्तान की जीडीपी है उतना कर्जा चीन ने दे रखा है और बाकी संसार से उतना ही कर्जा उसने ले रखा है। अब उन सब कर्जों को पाकिस्तान कैसे, इसलिए याद होगा आपको कि आईएमएफ ने या वर्ल्ड बैंक ने पीछे पैसा देने से पाकिस्तान को मना कर दिया था। उन्होंने कहा जब हमको पेमेंट दे दीजिए, तो उन्होंने पेमेंट देने से मना कर दिया था। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम पाकिस्तान में आ गई थी और बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम में किसी प्रकार का कोई कर्जा आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को देने को तैयार नहीं हुआ। इसके परिणाम स्वरूप वहां का इंपोर्ट या तेल का जो इंपोर्ट है वो पूरा धड़ाम हो गया, पूरा जमीन पर गिर गया। और कहा क्या आईएमएफ ने, उसने सबसे पहले इनसे पूछा कि चीन ने जो तुमको कर्जा दे रखा है, उस कर्जे की टर्म्स एंड कंडीशन जो चीन ने दे रखी हैं वो हमको पहले दिखाइए, तब हम आपको कर्जा आगे का देंगे। पाकिस्तान इस सिचुएशन में नहीं है क्योंकि वो चीन के हाथों पूर्ण रूप से बिक चुका है, इसलिए वो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो उनको बता भी सके कि मेरे पास कितना कर्जा है। ये तो पाकिस्तान के अंदर जो हुक्मरानों के दूसरे लोग हैं या विपक्षी पार्टियां, वो अंदर का डेटा निकाल कर पब्लिक करते हैं। पाकिस्तान सरकार ऑफिशियली डेटा देने को तैयार नहीं है, इसलिए आईएमएफ ने उनको पूर्ण रूप से मना कर दिया। लेकिन उस बैलेंस ऑफ पेमेंट को गवर्न करने के लिए लगभग 15,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपया चीन ने उस समय दिया जब आईएमएफ ने मना किया। और चीन ने कहा भैया तेल मंगाकर कुछ अपना काम धंधा चालू करो, रोटी दाल तो खाओ। अब सिचुएशन यह है कि चीन ने जिस प्रकार शिनजांग पर कब्जा किया और जो देशों पर कब्जा किया और 60% अपनी जो एरिया है वो उसने कब्जा किया, उसमें या तो उसने फौज का इस्तेमाल किया या कर्जा दिया या अपने लोग बनाए या अपने लायक लोग बनाए, और ऐसे करके चीन ने उन देशों को ही हड़प लिया। यही कारण था कि यूएई में भारत सरकार पाकिस्तान के साथ बात करने को एग्री हो गई, क्योंकि अगर चीन उधर बैठ गया पाकिस्तान में तो फिर हिंदुस्तान सभी तरफ से घिर चुका होगा और हमारा चीन के साथ युद्ध लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 3 तरफ से फिर चीन होगा। ऐसी सिचुएशन में 3 तरफ से जब चीन होगा, ऐसी सिचुएशन में हमारा युद्ध लड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम तो चीन और पाकिस्तान की संयुक्त सेनाओं से भी युद्ध करने के लिए तैयार बैठे हैं और पॉलिसी बना चुके हैं। लेकिन चीन चारों तरफ से अगर हमला करेगा तो उसके लिए हमको मेंटली और फिजिकली बहुत सारी ताकत की आवश्यकता है। ऐसी सिचुएशन में भारत सरकार पाकिस्तान के साथ बात करने को एग्री हो गई, लेकिन पाकिस्तान ने फिर से इस्लाम का ढंढोरा पीटा और जम्मू कश्मीर के नाम से उन्होंने ये कहा कि हम बात तो रिज्यूम कर लेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान क्या करेगा। उनको लगा कि भारत अब मजबूर है, क्योंकि पाकिस्तान जब समाप्त होगा तो चीन के कब्जे में चला जाएगा। ऐसी सिचुएशन में भारत पर दबाव आ जाएगा। इस दबाव का लाभ उठाते हुए भारत स्वयं हमको फेवरेट करेगा, और ऐसा अगर मैं कहता हूं तो ये 370-35 कैपिटल ए भी भारत सरकार वापस ले सकती है। इसलिए उन्होंने ये आलाप
रांगना शुरू किया और परिणाम निकला कि भारत सरकार ने वो पूरी वार्ता को सिरे से खारिज करते हुए कहा भाई तुम अपनी किस्मत से लड़ो, हम चीन से लड़ना होगा तो लड़ लेंगे। यह निश्चित है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश हिंदुस्तान का हिस्सा है, इसलिए हिंदुस्तान के पास वापस आना ही होगा। इसके अलावा उसका कोई और सॉल्यूशन नहीं है। बस शर्त हिंदुस्तान की एक है कि जो पर रिलीजन यानी कि विदेशी जो संप्रदाय अडॉप्ट कर रखा है, जिसकी वजह से ये समस्याएं आ रही हैं, उनको अपने घर, अपने मूल स्वभाव में, भारतीय हिंदू स्वभाव में वापस आना होगा, भारतीय संस्कृति को अडॉप्ट करना होगा और अपने बापों को वो खाड़ी में ढूंढना बंद करना होगा। राम और कृष्ण की संतानें हैं तो राम और कृष्ण को ही फॉलो करना होगा। अगर वो ऐसा करते हैं तो पाकिस्तान में रहने वाला व्यक्ति बच जाएगा, रिलीजन चला जाएगा लेकिन व्यक्ति बच जाएगा और फिर से समृद्धशाली बृहत्तर भारत बनेगा और यह बृहत्तर भारत पूरे विश्व को चैलेंज करने में सक्षम होगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान अब अपनी अंतिम सांसें ले रहा है और वो अंतिम सांसें कैसे और कब तक चलेंगी ये पाकिस्तान सरकार स्वयं तय करेगी। थैंक यू वेरी मच।